मैं आलोक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक महान विचारक टॉमस हॉब्स के बारे में अध्ययन शुरू किया है। उसी कड़ी में आज उस क्लास को रेगुलर रखेंगे। दोस्तों, टॉमस हॉब्स एक ऐसे विचारक हैं जिन्हें सामाजिक संविदावादी विचारक की श्रेणी में रखा जाता है। इसी श्रेणी में कुछ और भी विचारक हैं, जैसे जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। तो दोस्तों, टॉमस हॉब्स के बारे में हमने कल देखा था कि टॉमस हॉब्स की जो है बचपन की अवस्था कैसे गुजरा। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उस समय इंग्लैंड की परिस्थितियां कैसी थी, इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, किसका शासन था, इंग्लैंड से उन्हें फ्रांस क्यों भागना पड़ा, चार्ल्स प्रथम को फांसी क्यों दी गई, इन सब सवालों और इसी के साथ साथ हमने देखा था हॉब्स के जो विचार लेवियाथन में दिए गए, मानव स्वभाव कैसा है और प्राकृतिक अवस्था कैसी है। इन सब सवालों के बारे में कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। जो विद्यार्थी इन सब विषयों को न पढ़ पाए हों वो प्लेलिस्ट में जाके इसका लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम लोग कंटिन्यू रखते हुए देखते हैं कि हॉब्स ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया वो क्यों दिया, आखिरकार क्या जरूरत आ पड़ी कि व्यक्तियों को एक सामाजिक समझौता करना पड़ा, राज्य का निर्माण करना पड़ा। इसको भी जानने के लिए जरूरी है दोस्तों मानव प्राकृतिक अवस्था कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। दोस्तों, यहाँ हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि राज्य के उदय से पूर्व की अवस्था अर्थात प्राकृतिक अवस्था का चित्रण टॉमस हॉब्स कैसे करते हैं। टॉमस हॉब्स बताते हैं कि राज्य के उदय के पूर्व जो प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था का तात्पर्य है दोस्तों विवेक का आदेश, जहाँ प्राकृतिक कानून विद्यमान हो, कोई लिखित कानून न हो, जहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्था न हो, जहाँ शासक न हो, ये सारे लक्षण हैं प्राकृतिक अवस्था की। तो प्राकृतिक अवस्था में टॉमस हॉब्स चित्रण करते हैं कि युद्ध की अवस्था थी, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से युद्धरत था, माहौल बहुत खराब था, वातावरण बहुत गंदा था, यहाँ पे मनुष्य असहाय, मलिन, दीनहीन और पशुवत महसूस कर रहा था। यहाँ का जो मनुष्य था बिल्कुल बेसहारा था, लाचार था। कला, संस्कृति, उद्योग एकदम से गायब थे, बिल्कुल इनका अभाव था। मत्स्य न्याय की व्यवस्था प्राकृतिक अवस्था में प्रचलित थी। इसका मतलब है कि बड़ी मछलियां छोटी मछली को निगलने को तैयार रहती हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी अवस्था विद्यमान थी। तो ऐसे हालात में दोस्तों, ऐसे हालात में जीवन सामान्य तरीके से चला पाना बहुत मुश्किल था। तो स्थिति बहुत खतरनाक थी, बहुत भयावह थी, बहुत भयंकर थी। तो इस स्थिति से निपटने के लिए लोगों ने कहा कि अगर आप इस खराब हालात से बाहर आना चाहते हैं तो प्राकृतिक अवस्था को छोड़ना होगा और प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर एक नए युग में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि लोगों ने एक सामाजिक समझौता किया, लोगों ने मिलके एक सामाजिक संविदा किया कि आइए हम लोग इस स्थिति से निकलते हैं। इसके लिए कुछ नियम, कुछ शर्तें निर्धारित की गई। आइए जानते हैं क्या है। जैसे कि प्राकृतिक अवस्था से बाहर आने के लिए जो समझौता हुआ दोस्तों, उसमें शासक शामिल नहीं था, उसमें शासक या राजा शामिल नहीं था। उसमें वह समझौता एक पक्षीय था और बिना शर्त था। लोगों ने कहा कि आइए हम लोग एक समझौता करते हैं और यह समझौता एक पक्षीय होगा और बिना शर्त होगा। हम सभी लोग अपनी शक्तियों का समर्पण एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को करेंगे। जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं इसी प्रकार से आप भी करिए, आप भी करिए। सभी लोग अपनी शक्तियों, अधिकार का समर्पण एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह को करते हैं और यह समर्पण बिना शर्त होगा। तो इसकी
इसके परिणाम क्या होगा दोस्तों? एक निरंकुश राजतंत्र हमारे सामने आता है। एक ऐसा राजतंत्र जो बिल्कुल निरंकुश है, जिसपे कोई अंकुश नहीं है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में कुलीन तंत्र का भी समर्थन थॉमस हॉब्स करते हैं। तो दोस्तों, थॉमस हॉब्स जो अपनी विचार दे रहे हैं, वो बताते हैं कि जो शासन प्रणाली होगी वह बिल्कुल निरंकुश राजतंत्र पर आधारित होगी। जरा याद करिए, जब थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था उस समय भी इंग्लैंड में राजतंत्र की व्यवस्था थी। थॉमस हॉब्स राजतंत्र के समर्थक थे, लेकिन फिर भी वहां गृह युद्ध चल रहा था। इसीलिए कहते हैं कि जो राजतंत्र हो वह निरंकुश हो, वह बहुत शक्तिशाली हो। तो दोस्तों, इस तरह से थॉमस हॉब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत का कॉन्सेप्ट देते हैं। जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें शासक शामिल है या नहीं है। दोस्तों, शासक शामिल नहीं है। और यह भी पूछा जाता है समझौता एक पक्षीय है या बहुपक्षीय है। तो समझौता एक पक्षीय है और यह समझौता बिना शर्त है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। टीजीटी 2010 में पूछा गया सवाल है कि हॉब्स किस शासन प्रणाली के समर्थक थे? तो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे। फिर पूछा गया, हॉब्स क्या कुलीन तंत्र के भी समर्थक थे? जी हाँ, बिल्कुल, हॉब्स कुलीन तंत्र के भी समर्थक थे। तो इस तरह से दोस्तों सामाजिक संविदा सिद्धांत पर अपना कॉन्सेप्ट देते हैं। फिर इसके बाद एक नागरिक समाज, राज्य या सरकार का उदय होता है। इस प्रक्रिया में हॉब्स बताते हैं कि जो यह समझौता है एक पक्षीय समझौता है। यह समझौता एक पक्षीय समझौता है और एक ही समझौता होता है। और इस समझौते के दौरान नागरिक समाज, राज्य और सरकार का उदय होता है। नागरिक समाज, राज्य और सरकार का उदय होता है। इन तीनों को मिला के कॉमनवेल्थ की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं दोस्तों? थॉमस हॉब्स कॉमनवेल्थ की संज्ञा देते हैं। पूछा गया सवाल है, नागरिक समाज या राज्य को कॉमनवेल्थ की संज्ञा किस शासक ने, किस विचारक ने दिया? तो वह हॉब्स हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ की संज्ञा दिया था नागरिक समाज, राज्य या सरकार को। फिर सवाल पूछा गया टीजीटी में कि कॉमनवेल्थ में कौन शामिल है? कॉमनवेल्थ में क्या नागरिक समाज शामिल है या राज्य शामिल है या सरकार शामिल है या तीनों शामिल हैं? दोस्तों, कॉमनवेल्थ में तीनों संस्थाएं सम्मिलित हैं। इस तरह से हॉब्स ने आगे एक ऐसा विचार दिया जिसके बारे में कहा गया कि आधुनिक काल के प्रथम विचारक थे जिसने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया। दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं, राज्य और सरकार को एक ही बताया। तो थॉमस हॉब्स एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राज्य और सरकार में बिल्कुल अंतर नहीं किया। उन्हें बताया, राज्य, सरकार, नागरिक समाज तीनों को मिला के कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। और थॉमस हॉब्स ने जो ये राज्य या राजा स्थापित किया, जो बनाया, दोस्तों यह बिल्कुल संप्रभु था। यह पूरी तरह से संप्रभु था। इसे लेवियाथन भी कहते हैं। संप्रभु का तात्पर्य है दोस्तों जो बहुत शक्तिशाली हो, परम शक्तिशाली हो, जो आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह से शक्तिशाली हो। इसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी सत्ता जो किसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि अपना आदेश दूसरे से मनवाने की क्षमता रखता हो, वही संस्था संप्रभु होती है। तो संप्रभु या लेवियाथन की संज्ञा दिया। और यह संप्रभु या लेवियाथन दोस्तों अविभाज्य होगा, निरंकुश होगा, असीम होगा, अधेय होगा। टीजीटी में कई बार पूछा गया सवाल है, सबसे निरंकुश संप्रभुता की परिकल्पना किस विचारक ने की? सबसे निरंकुश संप्रभु शासक की परिकल्पना किस विचारक ने की? तो दोस्तों थॉमस हॉब्स ने किया।
थॉमस हॉब्स ने इनका जो शासक है उसकी संप्रभुता अविभाज्य है, मतलब उसकी संप्रभुता उस बांटी नहीं जा सकती। निरंकुश है, उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता। असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अदेय है, उसकी संप्रभुता को किसी को दिया नहीं जा सकता। तो ये विशेषता है दोस्तों, ये हॉब्स के जो संप्रभु है, लेवियाथन है, उसकी क्या विशेषता है? अविभाज्य है, निरंकुश है, असीम है और अदेय है। इस तरह से दोस्तों हॉब्स का जो राजा होगा इतना निरंकुश होगा, इसका राजा या शासक जो होगा वही कानून बनाएगा, विधायिका होगा, वही कानून का पालन कराएगा, कार्यपालिका होगा, वही कानून के लिए न मानने पर दंड भी देगा, अर्थात न्यायपालिका होगा। हॉब्स का जो राजा है उसी में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों तत्व समाहित हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखते हैं कि हॉब्स का शासक निरंकुश शासक है। वह वर्तमान समय के जो शासक होते हैं उससे बहुत शक्तिशाली है। आप जरा कल्पना करिए, भारत में शासन के 3 अंग हैं। 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और तीनों अंगों में कभी कभी हमें निरंकुशता दिख जाती है 3 अंग के होते हुए भी। लेकिन अगर तीनों अंगों की शक्तियां एक व्यक्ति में, एक तार में सन्निहित कर दी जाए, तब बताइए वो कितना निरंकुश हो सकता है। तो इस तरह से हॉब्स का शासक एकदम निरंकुश शासक था, निरंकुश राजा था। दोस्तों इसके बाद राज्य का निर्माण जब हो गया, तो राज्य निर्माण के बाद राज्य और व्यक्ति में कैसे संबंध होंगे यह भी बहुत मायने रखता है। आइए देखते हैं। हॉब्स कहते हैं कि प्रजा को राजा के विरोध का अधिकार नहीं होगा, विरोध का अधिकार नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, प्राकृतिक अवस्था में जब जनता रह रही थी, जब राजा नहीं था, सरकार नहीं थी, कोई सत्ता नहीं थी, कानून नहीं थी, तब लोगों के प्राण और संपत्ति सब असुरक्षित थे, खतरे में थे। सामाजिक समझौता क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि प्राणों की रक्षा हो सके, संपत्ति की रक्षा हो सके। तो दोस्तों जब यहाँ हॉब्स कहते हैं कि प्रजा को राजा के विरोध का अधिकार नहीं होगा, लेकिन अपवाद स्वरूप जहां राजा जनता के प्राण की रक्षा न कर पाए, ध्यान दीजिए दोस्तों, जनता के प्राण की रक्षा राजा अगर न कर पाए तो उस दशा में जनता विरोध कर सकती है, जनता विद्रोह कर सकती है। तो दोस्तों इतना कहते ही थॉमस हॉब्स महान हो गया, क्योंकि मध्य युग में, मध्यकाल में कोई ऐसा विचारक नहीं था जिसने राजा के खिलाफ विद्रोह की बात कभी कही हो, बगावत की बात कही हो। इतना कहते ही थॉमस हॉब्स राज्य को साधन और व्यक्ति को, इतना कहते ही राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मान लिया, और वह स्टेटमेंट देता है सामाजिक समझौता आत्मरक्षा का अधिकार चाहती है। कई बार पूछा गया है, किसका कथन है? सामाजिक समझौता आत्मरक्षा का अधिकार चाहती है। जो सामाजिक समझौता हुआ है दोस्तों वो आत्मरक्षा के लिए हुआ है, प्राणों की रक्षा के लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्राण असुरक्षित था, युद्ध की अवस्था थी, लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमदा थे। तो जब प्राण की सुरक्षा के लिए समझौता हुआ है और यहाँ राजा प्राण की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, उसी दशा में विद्रोह की आज्ञा देते हैं थॉमस हॉब्स। इतना कहते ही वह क्या कर लेता है? राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मान लेता है। और दोस्तों और इसके साथ ही वह प्रथम व्यक्तिवादी
होने का गौरव प्राप्त कर लेता है। सर्वप्रथम व्यक्तिवाद का समर्थन करने वाला विचारक बन जाता है। तब इसी बेस पे टीजीटी कमीशन ने सवाल पूछा कि वह कौन सा विचारक है जिसे प्रथम व्यक्तिवादी विचारक कहा जाता है। वह कौन सा विचारक है जिसने सर्वप्रथम व्यक्तिवाद का समर्थन किया। तो दोस्तों वह टॉमस हॉब्स था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हॉब्स हैं वो व्यक्तिवाद के जनक नहीं हैं, व्यक्तिवाद के प्रथम प्रवर्तक हैं। बहुत मामूली अंतर है दोस्तों, गलती न करिएगा, स्टूडेंट गलती करते हैं। व्यक्तिवाद के प्रवर्तक हॉब्स नहीं हैं, व्यक्तिवाद के प्रथम प्रवर्तक हैं, प्रथम विचारक हैं, प्रथम व्यक्तिवादी हैं। सर्वप्रथम व्यक्तिवाद की विचारधारा इन्होंने प्रस्तुत की, जबकि व्यक्तिवाद के जनक आगे विचारकों में आएंगे दोस्तों। तो इस तरह से टॉमस हॉब्स के राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध है। कुछ महत्वपूर्ण कथन जो हॉब्स ने कहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं सवाल में, देखते हैं दोस्तों। हॉब्स ने कहा कि तलवार के बिना समझौता निरे शब्द है। तलवार के बिना समझौता निरे शब्द है। यह किसका कथन है? टॉमस हॉब्स का कथन है। क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि जो समझौता था वह बहुत शक्तिशाली था, जो संप्रभु था उसकी शक्ति असीम थी, इसीलिए कहा तलवार के बिना समझौता निरे शब्द है। अगला जो स्टेटमेंट आता है, आपने कहा सबसे निकृष्ट राज, सबसे उत्कृष्ट राज, सबसे निकृष्ट राज सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। ये भी कथन आपका है दोस्तों। पूछा गया है कि सबसे निकृष्ट राज सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह किसका कथन है? यह हॉब्स का कथन है। क्यों कहा हॉब्स ने? क्योंकि हॉब्स देख चुका था कि जो अराजकता थी, अराजकता भले कितनी अच्छी हो, वो जो है लूटपाट कितनी भी अच्छी हो, अगर उसमें कानून का राज न हो, शासन न हो, तो वो नागरिक के लिए बहुत खराब ही होती है। जबकि जो राज्य है, अगर राज्य निम्न दर्जे का है, निकृष्ट है, फिर भी इसकी अपेक्षा बेहतर होगा। अगला स्टेटमेंट दोस्तों कैलवेंडन का है। कैलवेंडन ने जो हॉब्स के बहुत बड़े आलोचक थे, इन्होंने हॉब्स की किताब को जलाते हुए कहा था कि हॉब्स अगर पैदा ही न हुआ होता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो राजतंत्र, ऐसे राजतंत्र की समर्थन करता है जो स्वभाव में कुछ खराब था। तो कैलेंडर ने कहा कि हॉब्स की किताब जलाते हुए कि इस तरह की राजतंत्र का समर्थक हॉब्स पैदा ही न हुआ होता तो बहुत अच्छा था। कैलेंडर ने आगे फिर लिखा कि मैंने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह और अधर्म पाया जाता है। कौन सी किताब दोस्तों? लेवियाथन। कैलेंडर ने कहा मैंने ऐसी किताब लेवियाथन जैसी कभी नहीं पढ़ी जिसमें इतना ज्यादा राजद्रोह और अधर्म पाया जाता है। ये क्यों कह रहे थे? क्योंकि वही लेवियाथन जब फ्रांस में लिखा था तो फ्रांस में विद्रोह हो गया था, इसी का परिणाम था। दोस्तों वाहन एक विचारक हैं, वाहन ने लेवियाथन को नश्वर देव की संज्ञा प्रदान की थी। पूछा गया है कि लेवियाथन को नश्वर देव की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो इसका आंसर है लेवियाथन, वाहन ने दोस्तों, वाहन। अगला स्टेटमेंट ऑक्सफोर्ड का है। ऑक्सफोर्ड जो हॉब्स के समर्थक हैं, इन्होंने कहा कि लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ऐसा राजनीतिक दर्शन ग्रंथ है जो सबसे महान ग्रंथ है। ऑक्सफोर्ड ने कहा कि लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का सबसे महान ग्रंथ है। और एक बार और दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि टॉमस हॉब्स जो थे वो एक तरह से अध्यापक का कार्य कर रहे थे। चार्ल्स द्वितीय जो युवराज थे उनको पढ़ाने का कार्य किया था।
और इसी शिक्षण काल में इनकी मुलाकात गैलीलियो, कैप्लर, देकार्ते जैसे महान खोजी विचारकों के साथ हुआ था। तो गैलीलियो से ये बहुत प्रभावित थे, इसीलिए थॉमस हॉब्स एक ऐसे विचारक हैं जो गैलीलियो के यांत्रिक सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। ये भी पूछा गया है। अगले विचारक हैं वाहन। वाहन ने हॉब्स के बारे में कहा है कि हॉब्स का समझौता स्वतंत्रता का अधिकार न होकर दासता का बंधन सूत्र है। क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार न होकर दासता का बंधन सूत्र है। यह कथन वाहन का है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और हॉब्स के राजनीतिक विचारों के बारे में हम लोगों ने बहुत रोचक ढंग से अध्ययन किया। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल से नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहां से आप बिल्कुल फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप अंत में इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी जरूर कर लीजिए।